ब्रिटिश इंडिया आर्मी हेडक्वार्टर्स में एक सर्वे रिपोर्ट आती है। साल था 1879। इस सर्वे रिपोर्ट को एक सीनियर ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर बहुत गौर से पढ़ रहा होता है। एज ये रिपोर्ट उसके सबसे खास असिस्टेंट ने अपनी 3 साल की कड़ी मेहनत से तैयार किया था। इस सर्वे रिपोर्ट का नाम था रिपोर्ट ऑन टूल्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर और इस रिपोर्ट को तैयार किया था आर्कियोलॉजिस्ट आर्किबल्ड कैम्बल कार्लेल ने और उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी थी अपने सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट और ब्रिटिश आर्मी में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को। इस रिपोर्ट में एक बड़ी खास लाइन आती है, द प्रिंसिपल बिल्डिंग इन संभल इज द जामा मस्जिद विच द हिंदूज क्लेम टू हैव बीन ओरिजिनली द टेम्पल ऑफ हरि मंदिर। ये एक लाइन आधार बनी है आज के संभल जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर केस के। संभल शाही मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर केस में ऐसा क्या है कि इसने पूरे संभल को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है। क्या करना चाह रहे हैं आप सर्वे कराकर? जो काम संभल में किया था, जिसमें ऐसा ही कह रही है कि हम ही वहां पे नहीं घुस पा रहे हैं। मैंने इस पूरे इशू पर काफी रिसर्च किया है और मुझे ना ही सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि हिस्टोरिकली एंड कल्चरली संभल का इंपॉर्टेंस जो समझ आया है वो आप सभी को शॉक में डाल देगा। क्योंकि इस कोर्ट केस में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा, बट जब तक हम संभल को पूरी तरह से नहीं जानेंगे तब तक हमें ये नहीं समझ आएगा कि ये मामला अब सिर्फ 2 रिलीजियस ग्रुप्स का नहीं है, सिर्फ मंदिर या मस्जिद का ही नहीं है, बल्कि मामला अब सिर्फ 2 आइडेंटिटीज का है। संभल उत्तर प्रदेश की एक हिस्टोरिकल सिटी है। संभल का पहला रेफरेंस हमें एज पर द हिंदू टेक्स्ट मत्स्य पुराण में मिलता है, जहां ये क्लियरली मेंशन्ड है कि संभल सिटी को सम्राट ययाति ने बसाया था। एज पर सीनियर हिस्टोरियन डॉक्टर अजय अनुपम, संभल सिटी में हरि मंदिर का होना श्रीमद् भागवतम पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण तीनों में मिलता है। अब अगर हम सिर्फ संभल शब्द की हिस्ट्री में जाएं तो हमें 1879 की कार्लाइल की एएसआई रिपोर्ट को देखना होगा, जिसके अकॉर्डिंग सतयुग में संभल को संभलेश्वर कहा जाता था, वहीं त्रेता युग में संभल को महदगिरी और द्वापर युग में संभल को पिंगला कहा जाता था। देखिए, रिपोर्ट भले ही एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने बनाई थी, मगर इस बात पर जरूर कार्लाइल को मानना पड़ेगा कि उन्होंने हिंदू टेक्स्ट के अकॉर्डेंस वाली क्रोनोलॉजी का भी नोट रखा है। जब भारत में मौर्यंस का रूल आया था तब यही पिंगला सिटी का नाम वापस संभल या संभल ग्राम पड़ जाता है। 5th सेंचुरी बीसी में संभल पांचाल राज्य का हिस्सा था जो सम्राट अशोक के एम्पायर का भी पार्ट था। पांचाल राज्य का मेंशन हम सभी ने महाभारत में पढ़ ही रखा है। सो ऐसे में हम सभी को यह भी आसानी से समझ आ रहा होगा कि संभल की कंटिन्यूएशन में कोई ब्रेक नहीं है। जब चौहान राजपूतों का नॉर्दर्न इंडिया में रूल आया था तब सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भी संभल पर राज किया था और यहाँ एक बहुत बड़ी घटना होती है, अ मेजर ट्विस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ संभल, जो अगेन हमें कार्लाइल की एएसआई सर्वे रिपोर्ट में भी दिखती है। इसकी डिटेल बात हम थोड़ी देर में करते हैं। पहले हम संभल की क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझ लेते हैं। ईयर 1192 एडी की सेकंड बैटल ऑफ तराई के बाद संभल मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर आया था और यहां से संभल पर कंटिन्यूअस अटैक होने लग गए थे, स्पेशली ड्यूरिंग बलबंस एरा। फोर्टीन सेंचुरी एडी में पहली बार संभल सिटी ने प्रॉपर सीज देखी थी, जब उस समय के दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने संभल से और संभल के आसपास के कई छोटे हिंदू रूलर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और पहली बार संभल डायरेक्ट दिल्ली मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में आया था। लेट 15th सेंचुरी एडी में भी जब लोधी डायनेस्टी आई थी तब सिकंदर लोधी ने संभल को 4 साल के लिए अपने एम्पायर का कैपिटल तक बनाया था। इससे आप संभल की इंपॉर्टेंस मिडिवल पीरियड में भी कितनी थी ये भी समझ सकते हैं। बट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ने भारत का इतिहास तो बदला ही था, वहीं संभल का भी इतिहास इस इवेंट से पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि तब फर्स्ट मुगल इन्वेडर बाबर का रूल आया था और तब संभल की कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। सो अभी तक हमें 2 टाइमलाइंस और उनके ट्विस्ट समझ आ रहे हैं और यही वो मेन बात है जो हमें डायरेक्टली कार्लाइल की एएसआई रिपोर्ट
और आज के संभल शाही जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर टेम्पल केस के सामने ला खड़ा करती है। ये बात करीब अर्ली 14th सेंचुरी की है, जब चाइना में लास्ट ऑफ द मंगोल्स का रूल था। तब चाइनीज मंगोल एम्पायर ने दिल्ली के उस समय के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पास अपना एक ऑफिशियल एम्बेसडर भेजा था। उस एम्बेसडर को एक खास मिशन के लिए सुल्तान के पास भेजा था। वो खास मिशन था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से परमिशन लेना, परमिशन फॉर अ टेम्पल रिबिल्ड इन संभल। इस पूरे इंस्टेंस को इब्न बतूता ने अपने जर्नल्स में रिकॉर्ड करा था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया था और चाइनीज एम्बेसडर को खाली हाथ वापस जाना पड़ा था। मगर यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है कि कौन से टेम्पल को रिबिल्ड करना था। अब देखिए, एंशिएंट टिबेटन टेक्स्ट में संभला का मेंशन है और ये संभला या संभल का डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्कि अवतार बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमारे हिंदू टेक्स्ट में लिखा हुआ है। मगर तिब्बतन टेक्स्ट में संभला की लोकेशन कुछ अकाउंट्स में तिब्बत में है और कुछ अकाउंट्स में मंगोलिया में है। बट दोनों में, तिब्बतन टेक्स्ट में और हिंदू टेक्स्ट में, संभला या संभल को कल्कि अवतार से ही एसोसिएट करके दिखाया है। ऐसे में एक चाइनीज मंगोल एम्पायर का अपने ही एक एम्बेसडर को दिल्ली के सुल्तान के पास भेजना, और वो भी भारत के संभल में मंदिर बनाने के लिए, क्या बताता है? यही कि संभल का रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। अब हमें यहाँ फाइनली कार्लाइल की एएसआई रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ना होगा, जिससे हमें दोनों टाइमलाइंस और उनका ट्विस्ट इन अकॉर्डिंग टू संभल समझ आ जाएगा। पहली टाइमलाइन है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की टाइमलाइन। इस टाइमलाइन में हम हरिहर मंदिर या हरि मंदिर का मेंशन एक नहीं बल्कि तीन अकाउंट्स में देखते हैं। पहला अकाउंट तो खुद कार्लाइल की 1879 की एएसआई रिपोर्ट है, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि संभल में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने एक टेम्पल को रीबिल्ड किया था और उस टेम्पल को हरि मंदिर कहा जाता था। और एक टेम्पल विष्णु टेम्पल था जो कल्कि अवतार को ध्यान में रखकर बनवाया गया था। अब यहाँ भी रीबिल्ड वर्ड का यूज किया गया है, मतलब टेम्पल सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय से भी पहले से था। और हम प्रीवियस चैप्टर्स में सम्राट ययाति और उनका संभल को बसाना और वहां हरिहर मंदिर बनवाना जान ही चुके हैं। यही सेम बात हमें दूसरे अकाउंट में मिलती है जब हम 1891 में पब्लिश हुए एएसआई की रिपोर्ट को देखते हैं, जिसे A. फ्यूरर ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सबमिट किया था। इसमें भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान और हरि मंदिर का रिबिल्ड होना इसका मेंशन मिलता है। और तीसरा अकाउंट है 1911 के मुरादाबाद गजेटेड रिकॉर्ड्स, जिसे H.R. नेविल ने पब्लिश किया था। इसमें भी सेम सम्राट पृथ्वीराज चौहान और हरि मंदिर को रीबिल्ड होने का मेंशन मिलता है। सिंस आज के वेस्टर्न हिस्टोरियन स्टैंडर्ड्स हमारे हिंदू टेक्स्ट से ज्यादा अपने यूरोपियन राइटिंग्स को ज्यादा वेटेज देते हैं, इसलिए मैंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के संभल में हरि मंदिर को रीबिल्ड कराने को पहला ट्विस्ट बोला है। और अब आते हैं दूसरे टाइमलाइन पर, जो है मुगल इन्वेडर बाबर की टाइमलाइन। और इसी टाइमलाइन के बारे में कार्लाइल की रिपोर्ट में सारा घालमेल सामने आता है। कार्लाइल जब संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे कर रहे होते हैं, तब उन्हें शाही जामा मस्जिद में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, जिसके अनुसार संभल की शाही जामा मस्जिद बाबर के एक कमांडर मीर हिंदू बेग ने बनवाई थी। और इवन इस बात को उस समय के मुस्लिम स्कॉलर्स और लोकल मुस्लिम रेजिडेंट्स ने कंफर्म करा था। हालांकि जब कार्लाइल ने उस इंस्क्रिप्शन को तरीके से एग्जामिन किया तो उन्हें कुछ घालमेल मिला। इस इंस्क्रिप्शन की पहली लाइन में बाबर का नाम शाह जमजा मोहम्मद बाबर लिखा हुआ है, जबकि बाबर का एक्चुअली में पूरा नाम शाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। हालांकि इंस्क्रिप्शन में मीर हिंदू बेग नाम का मेंशन क्लियरली लिखा हुआ है। जब कार्लाइल ने प्राइवेटली कुछ लोकल मुस्लिम स्कॉलर्स से इंस्क्रिप्शन की इस गलती के बारे में बात करी, तब कई मुस्लिम्स ने यह कन्फेस करा था कि यस, ये इंस्क्रिप्शन फेक है। और इवन उस समय के हिंदुओं ने तो पहले ही ये क्लेम किया था कि ये इंस्क्रिप्शन बैकडेट करके मस्जिद में लगाया गया है। अकॉर्डिंग टू कार्लाइल, इस मॉन्यूमेंट का कंट्रोल लोकल मुस्लिम्स को 1857 के बाद ही मिला था, एज मुस्लिम्स ने उस समय एक सिविल कोर्ट में यही केस इसी झूठे इंस्क्रिप्शंस के सहारे हिंदुओं से जीता था। ऐसे में अब ये बात आती है कि ये शाही जामा मस्जिद कैसे किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, और इसका जवाब कार्लाइल को कैसे मिला। कार्लाइल ने जब पूरी तरह से इस शाही जामा मस्जिद को इंस्पेक्ट किया था, तब उन्हें इस मस्जिद के बेसिक स्ट्रक्चर में
कई गड़बड़ियां दिखी थी। जैसे मस्जिद का डोम एक ऑक्टागोनल बेस पर बना हुआ है और सरप्राइजिंगली वही ऑक्टागोनल बेस एक और स्क्वायर पे बना है। शाही जामा मस्जिद की दीवारों को थोड़ा खुरेद कर कार्लाइल ने यह भी पाया था कि मस्जिद की दीवार ओरिजिनली एक लाल पत्थर रेड लाइमस्टोन से बनी हुई है, जिसको बाद में ऊपर से प्लास्टर किया गया है और ये प्लास्टर दीवार के स्टोन्स की एज से मैच नहीं खाता है। एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स में स्टोन्स का यूज ज्यादा होता है और कई मंदिरों के शिखर भी एक स्क्वायर बेस पर बने होते हैं। सो क्लियरली यहाँ मस्जिद की फाउंडेशन एक स्क्वायर पर है। कार्लाइल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि वैसे तो मुस्लिम्स ने कई जगहों से ओरिजिनल स्टोन्स को निकालकर छोटी छोटी ब्रिक्स से रिप्लेस कर दिया है, मगर अब भी मस्जिद में कुछ ऐसे स्पॉट्स बचे हुए हैं जहां शाही जामा मस्जिद के कंस्ट्रक्शन से भी पुराने स्टोन्स मौजूद हैं। इवन कार्लाइल ने स्क्वायर मंदिर बेस के एंट्रेंस गेट का भी मेंशन किया है। ओरिजिनल स्क्वायर बेस मंदिर का एक सिंगल एंट्रेंस डोरवे था जो कि 8 फीट वाइड था और वो ईस्टर्न फेसिंग था, सेम लाइक अ प्रॉपर हिंदू टेम्पल। जबकि अब ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड मस्जिद में 4 एंट्रेंस डोरवे दिख रहे हैं जो कि 6 फीट वाइड पर डोरवे हैं और ये चारों डोरवेज ओरिजिनल स्टोन की दीवारों को काट कर बनाए गए हैं। कार्लाइल की ये 1879 ASI रिपोर्ट का एग्जैक्ट कंटिन्यूएशन हमें 1891 के ASI रिपोर्ट और 1911 के मुरादाबाद गजेटियर रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। मतलब शाही जामा मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी। सो ऐसे में अब ये नैरेटिव जो कि उस समय के मुस्लिम्स का भी था और जो आज भी शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी का है, ये नैरेटिव पूरी तरह से गलत प्रूव होता है। सो अब 2 सबसे बेसिक सवाल आते हैं। पहला ये कि मंदिर को मस्जिद कब बनाया गया था और दूसरा कि कब आज की शाही जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हुआ था। देखिए, इस एक सवाल का जवाब हमें कई सोर्सेस को स्टडी करके मिलता है। जब संभल बलबन के रूल में आया था तब संभल और कटिहार रीजन में लोकल हिंदुओं ने इंपीरियल मुस्लिम रूल के खिलाफ एक रिवोल्ट किया था। एज तब तक तुर्कियों का हिंदू सोसाइटी में पूरी तरह से डोमिनेंस नहीं आया था। ईयर 1254 AD में खुद बलबन ने इस कैंपेन को लीड करा था। तारीख फिरोज शाही में इस पूरे इवेंट को काफी डिटेल में लिखा हुआ है और इस पूरे इवेंट को हिस्टोरियन ब्रिजेंद्र मोहन संकदर ने अपनी बुक संभल हिस्टोरिकल सर्वे में कोट किया है एज बलबन्स रूथलेस मैसेकर एट संभल। सो ऐसे में उस एंशिएंट हरिहर मंदिर का संभल में बचे रह जाना, वो भी बाबर के अर्ली 16th सेंचुरी तक, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगता है। इवन इन द मिड 15th सेंचुरी में जब सिकंदर लोधी ने संभल को 4 साल के लिए अपना कैपिटल बनाया था, तब लोधी ने संभल में कई इस्लामिक सेंटर्स स्टैब्लिश करे थे। सो ऐसे में भी सिकंदर लोधी एक एंशिएंट टेम्पल को बचे रहने देता, इसकी संभावना जरा कम है। अब अगर हम बाबर के ही ग्रैंडसन अकबर के दरबारी हिस्टोरियन अबुल फजल की लिखी हुई आईने अकबरी को रिफर करें तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिलते हैं। आईने अकबरी के पेज 281 में ये लिखा हुआ है, इन द सिटी ऑफ संभल देयर इज अ टेम्पल ऑफ हरिमंडल, टेम्पल ऑफ विष्णु बिलोंगिंग टू अ ब्राह्मण फ्रॉम हुज डिसेंडेंट्स द 10th अवतार ब्रैकेट कल्कि अवतार विल अपीयर इन दिस स्पॉट। हालांकि यहाँ मंदिर की कंडीशन क्या थी, लाइक वो एक्टिव था या रूइंस में था, इसका कोई मेंशन नहीं मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यहाँ शाही जामा मस्जिद का कोई मेंशन नहीं मिलता है। सो इन सब से एक बात तो प्रूव होती है कि एंशिएंट हरियर टेम्पल बलबन के रूल से सिकंदर लोधी के रूल के बीच में कहीं तोड़ा गया था। सो शाही जामा मस्जिद का निर्माण संभल में कब हुआ था, इसे अगर ट्रेस करना है तो हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि कैसे पांचाल राज्य का संभल रोहेल खंड का संभल बन गया था। एज अकबर और इवन उसके बाद शाहजहां तक के एरा में ये वर्ड रोहेल खंड संभल के साथ कभी भी एसोसिएट नहीं किया गया था। रोहेल खंड आज भी यूपी के करंट स्टेट डिविजनल मैप पर मौजूद है और ये वो इंपॉर्टेंट लिंक है जो आपको आज के करंट संभल और उसके पॉलिटिकल एंड स्पेशली डेमोग्राफिकल कैरेक्टर को अच्छे से क्लियर कर देगा। लेट 17th सेंचुरी में करीब 1670 ऑनवर्ड्स दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब ने
एक शरिया बेस्ड मुस्लिम कोड ऑफ कंडक्ट की बुक बनवाने का फैसला किया था, जिसमें मुस्लिम्स के लिए स्टेट क्राफ्ट, जनरल एथिक्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक पॉलिसी, जस्टिस एंड पनिशमेंट के लॉज लिखे जाने थे। इस बुक को फतावा आलमगीरी का नाम दिया गया था। इस बुक के कंपाइलेशन के लिए औरंगजेब ने 500 मुस्लिम स्कॉलर्स को भारत बुलवाया था। करीब 300 स्कॉलर्स तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, बोले तो आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन बर्मा से ही थे, और बचे हुए 200 स्कॉलर्स में से 100 स्कॉलर्स इराक से थे और बाकी के 100 स्कॉलर्स सऊदी अरेबिया, हेजा से थे। सो ऐसे में सेंट्रल एशिया से काफी माइग्रेशन भारत में हुआ था। एज ये स्कॉलर्स बिना अपने पर्सनल स्टाफ के साथ तो आते नहीं। ऐसे ही एक ट्राइब थी जो इसी माइग्रेशन के चलते धीरे धीरे भारत में सेटल होना शुरू हो गई थी। वैसे तो ये ट्राइब ओरिजिनली कांधार बेस्ड ट्राइब थी, मगर धीरे धीरे इन्वेजन्स के चलते साउथ ऑफ करंट अफगानिस्तान से करंट अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, जिसे हम डूरन लाइन कहते हैं, उसके आसपास सेटल हो गई थी और यहीं से इसी ट्राइब का नाम रोहेला पड़ा था। रोहेला शब्द बना है रोह शब्द से, जिसका मीनिंग है हिली या पहाड़ी। रोहेलाओं का माइग्रेशन जब ज्यादा तेज हो गया था जब ईरान के नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया था। जब तक मराठाओं का नॉर्दर्न इंडिया में प्रेजेंस बढ़ता, तब तक यही रोहेलाज राइट फ्रॉम द एंड ऑफ औरंगजेब रूल टू नादिर शाह अटैक, मात्र इन्हीं 30-40 सालों में अभी के सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, बदायूं और बरेली तक सेटल हो चुके थे और संभल इन सब के बीच में आ चुका था। ईयर 1761 की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में भी अहमद शाह अब्दाली को भारत में इनवाइट करने में इन्हीं रोहेलाओं का इंपॉर्टेंट रोल था। मगर कोई भी ईयर 1757 के अहमद शाह अब्दाली के अटैक की बात नहीं करता है। इस अटैक में अब्दाली ने बुलंदशहर से लेकर मथुरा और वृंदावन तक भयंकर मैसेकर मचाया था और इसी के बाद मराठास ने अब्दाली को डायरेक्टली चैलेंज करने का डिसीजन लिया था, जो बाद में जाकर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की फाउंडेशन बना था। इस पूरे टाइम फ्रेम में अगर कोई अब्दाली का इंडियन एलाई या पार्टनर इन द क्राइम था, वो यही रोहेला थे। वैसे तो रोहेला हिस्ट्री एक सेपरेट वीडियो डिमांड करती है, एज रोहेला की हिस्ट्री से ही देवबंद और बरेली मूवमेंट के फाउंडेशंस मिलते हैं, मगर हम अभी वापस संभल पर फोकस करते हैं। ईयर 1772 एडी में मराठाओं ने जब वापस नॉर्थ इंडिया में अपना कंट्रोल रीगेन किया था, तब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद के बगल में आज के काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाया था, ठीक वैसे ही संभल में भी इसी शाही जामा मस्जिद के बगल में आज का कल्की मंदिर बनवाया था। तब तक शाही जामा मस्जिद अपने वजूद में आ चुकी थी। सो देखा जाए तो इसी 18th सेंचुरी में राइट फ्रॉम 1700 ऑनवर्ड्स टू 1772 तक पांचाल राज्य पूरी तरह से रोहेलखंड बन गया था और आज के संभल का करंट डेमोग्राफिक्स भी इसी बात को प्रूव करता है। अब अगर हम प्योरली डेमोग्राफिकली बात करें तो संभल एक मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी है। टोटल पॉपुलेशन में से 77.67% मुस्लिम्स है और 22% हिंदू है और अदर्स लाइक क्रिश्चियन, सिख्स और बुद्धिस्ट इन टोटल 0.31% और संभल में उर्दू जबान सबसे ज्यादा बोली जाती है। सो इसी रोहेला वाली सेंचुरी में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि संभल में पहले से ही तोड़े गए हरिहर मंदिर पर एक फ्रेश कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। हालांकि ये तो एएसआई के जांच का विषय है, मगर अभी तक जो हमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखे हैं उससे हमें वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की दिशा तो मिल सकती है जिस पर आज का ये संभल शाही जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर केस बेस्ड है। संभल की आज की पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं इन सब बातों से इफेक्टेड है, जिसके लिए हमें ब्रीफली संभल की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख लेना चाहिए। ईयर 1977 से संभल एक लोकसभा सीट बनी थी और ये सीट पॉलिटिकली हैवीवेट जब बनी थी जब इस सीट से 1998 में समाजवादी पार्टी के फाउंडर और सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते थे। बाद में इनके ही कजिन राम गोपाल यादव भी इसी संभल सीट से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते थे। मगर संभल न्यूज आइटम जब बना था जब साल 2019 में संभल से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने अपने शपथ ग्रहण के समय वंदे मातरम का विरोध करा था। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। एग्जैक्टली सेम कारनामा शफीकुर रहमान बर्क ने साल 2013 में भी किया था।
शफीकुर रहमान बर्क ने अपना पॉलिटिकल करियर साल 1974 से एज एन एमएलए स्टार्ट किया था। ऐसे तो शफीकुर रहमान बर्क ने भारतीय क्रांति दल से अपना पॉलिटिकल शुरू किया था, मगर इन्होंने जनता पार्टी, लोकदल पार्टी, जनता दल पार्टी से भी संभल की सीट एज एन एमएलए 4 बार जीती थी। समाजवादी पार्टी ने इन्हें जब अपनी पार्टी में लिया था तब ये मुरादाबाद की सीट से पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और साल 2014 में भी ये बहुजन समाज पार्टी के टिकट से संभल का लोकसभा का चुनाव लड़े थे। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी संभल की सीट शफीकुर रहमान बर्क के ग्रैंडसन जियाउर रहमान बर्क ने जीती है। एज 93 ईयर ओल्ड शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल 27 फरवरी 2024 को ही हो चुका है। मगर एक बात जो मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये कि ये लेट शफीकुर रहमान बर्क और उनका परिवार अहमद रजा खान बरेलवी के बहुत बड़े डिवोटी हैं और ये अहमद रजा खान बरेलवी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बरेलवी मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो बाद में बरेली स्कूल ऑफ थॉट फॉर मुस्लिम्स बना था। पाकिस्तान में बरेलवी मुस्लिम्स अमंग ऑल द मुस्लिम्स अच्छी खासी मेजॉरिटी रखते हैं। अब देखिए मुस्लिम्स में भी कई स्कूल ऑफ थॉट्स और सेक्ट्स है, लाइक देवबंदी, बरेलवी, मेवाती, ये सब अपनी अपनी ओरिजिन्स की जगह से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। इनके आपस में इसी बात पर झगड़ा रहता है कि कौन कितना श्रेष्ठ है। एज पर द ओसावर रिसर्च फाउंडेशन पाकिस्तान के बरेलवी मुस्लिम्स में रेडिकलाइजेशन हाल ही के कुछ डेकेड्स में काफी इंक्रीज हुआ है। जब यूएस अफगानिस्तान से रातों रात विड्रॉ करा था तब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था और अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक सरकार को खत्म कर दिया था। पूरी दुनिया में तालिबान के इस एक्शन को क्रिटिसाइज किया गया था। इवन भारत का भी ऑफिशियल स्टैंड यही था, मगर शफीकुर रहमान बर्क ने उस समय अपना स्टैंड मजहब के चश्मे से दिया था। शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान के इस एक्शन को डिफेंड किया था और इसे सही भी ठहराया था। मतलब आज के एज में इन्हें तालिबानी सोच ज्यादा पसंद थी, वंदे मातरम से इन्हें प्रॉब्लम थी, मगर भारत में ये खुद संविधान की शपथ लेकर पार्लियामेंट में बैठते भी थे। इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम दी थी। 19 नवंबर 2024 को संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन डाली जाती है जिसमें यह दावा किया जाता है कि संभल की शाही जामा मस्जिद भगवान विष्णु के होने वाले 10वें अवतार भगवान कल्कि मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई है और इस कल्कि मंदिर का नाम हरिहर मंदिर था। इसलिए संभल की शाही जामा मस्जिद का ढंग से एएसआई सर्वे होना चाहिए। संभल सिविल कोर्ट में डाली गई इस पिटीशन में कुल 8 पिटिशनर्स हैं। एडवोकेट हरिशंकर जैन जो अभी ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ डिस्प्यूट में भी लॉयर हैं, एडवोकेट पार्थ यादव, महंत ऋषिराज गिरी जो संभल के ही कल्कि देवी टेम्पल के महंत हैं, वेदपाल सिंह, राकेश कुमार, जितपाल यादव और दीनानाथ। अब देखिए ज्यादातर ऐसे केसेस में जहां भी मंदिर वर्सेस मस्जिद जैसी वाली स्थिति उत्पन्न होती है वहां आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये मामला सिविल सूट में आता है और किसका कितना पुराना क्लेम है सारी बात इस पर ही आकर टिक जाती है और इस बात का फैसला मोस्ट ऑफ द केसेस में एएसआई के फाइनल वर्डिक्ट से ही डिसाइड होता है। मगर इस केस में एक और बात सामने आती है, वो ये कि पिटीशन में एएसआई को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। एज पर द पिटिशनर्स शाही जामा मस्जिद एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। हालांकि ये मॉन्यूमेंट संभल की जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी के पोजीशन में है, जबकि इस मॉन्यूमेंट को तो एएसआई के पोजीशन में होना चाहिए था। ये आर्गुमेंट हिंदू पक्ष कोर्ट में रखता है। वहीं जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का रेफरेंस दिया था, जिसके अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 से पहले तक के किसी भी धार्मिक स्थल की यथास्थिति को बदलना पूरी तरह से इनवैलिड है। बट अब इस केस में खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही एक एफिडेविट सामने आता है जो वहां की लोकल कोर्ट्स में अभी तक पेंडिंग था, जिसके अनुसार 1920 में ही शाही जामा मस्जिद एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हो चुकी थी। इस एफिडेविट के अकॉर्डिंग एएसआई ऑफिसर्स को पहले भी ईयर 1998 में और 25 जून 2024 में मस्जिद का सर्वे करने के लिए रोका गया था। हालांकि 1998 का सर्वे एएसआई ने जैसे तैसे तो करा लिया था, मगर उसमें एएसआई को शाही जामा मस्जिद के रिसेंट में किए गए कई मॉडिफिकेशंस करने का
सबूत मिला था। चूंकि अब ये मॉन्यूमेंट एएसआई की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट में 1920 से ही डिक्लेयर्ड है, तो इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं हो सकता है। मतलब अब ये केस एएसआई की पोजीशन का भी हो गया है। केस की पहली हियरिंग में बोले तो 19 नवंबर को ही सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह ने एएसआई के सर्वे का ऑर्डर दे दिया था। कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर भी अपॉइंट करा था और 19 नवंबर की शाम को ही पहला सर्वे भी हो जाता है। मगर जब 24 नवंबर को टीम दूसरा सर्वे करने के लिए शाही जामा मस्जिद पहुंचती है तो वहां पत्थरबाजी और हिंसा हो जाती है। हालांकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मगर यूपी पुलिस की एफआईआर में समाजवादी पार्टी के करंट एमपी और शफीकुर रहमान बर्क के ग्रैंडसन जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी से ही एमएलए इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया गया है। कुल 7 केसेस फाइल हुए हैं और करीब 800 लोगों के नाम इस एफआईआर में हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स इस केस में ये हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को इस संभल इशू पर 8 जनवरी 2025 तक किसी भी जजमेंट पास नहीं करने का ऑर्डर दे दिया है। मगर अब फाइनली ये सवाल तो जरूर मन में आता है कि आखिर कैसे एक ऐसे रिलीजियस साइट पर जिसका प्री महाभारत पीरियड से लेकर अभी तक का सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, जिसके लिए चाइनीज एम्पायर ने भी एक बार रिक्वेस्ट करी थी और जो आज एक एएसआई की प्रोटेक्टेड साइट भी है, वो हरिहर मंदिर को कब तक अपने जस्टिस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये मुद्दा अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नहीं है, बल्कि अब 2 आइडेंटिटीज का है। एक आइडेंटिटी जो भारत की है और दूसरी आइडेंटिटी जिसका बेस इस देश का ही नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। आशा करता हूं आप सभी को भारतवर्ष का ये अपडेटेड अवतार पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप भी भारतवर्ष पर ऐसे ही आगे और भी डिटेल्ड वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।